बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। कल आप सभी लोगों ने द्रव्य तथा उसका वर्गीकरण पढ़ा था। एक बार हम बहुत ही माइक्रो रिवीजन लेंगे इसका, एक बार बहुत सूक्ष्म तरीके से फिर से दोहराते हुए आगे बढ़ चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। द्रव्य तथा उसका वर्गीकरण। कल मैंने आपको द्रव्य की परिभाषा बताई थी, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। ब्रह्मांड का वह भाग या वह अवयव या वह निकाय जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, यानी कि जो स्थान घेरेगा, जैसे ये मार्कर है, कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है, कुछ ना कुछ इसका भार भी है, तो ये द्रव्य की कैटेगरी में रखा जाता है। तो जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है। अब द्रव्य के प्रकार की बात करें, वर्गीकरण, तो वर्गीकरण में भी मैंने आपको बताया था कि इसके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है ठोस, जिसको हम सॉलिड कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है द्रव, जिसको हम लिक्विड कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा होता है गैस, जिसे हम गैस ही कहते हैं। ठोस, द्रव, गैस, इनके उदाहरण आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए हैं, एक बार फिर से जान लीजिए। ठोस के उदाहरण जो भी ठोस है, जैसे मार्कर हो गया, ब्लैक बोर्ड है, कुर्सी में, सब ठोस है। द्रव पानी है, दूध है। गैस में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इत्यादि। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ब्रह्मांड जो है आपका 2 भागों से मिलकर बना है। एक है द्रव्य, जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और जो दूसरा भाग बचता है, जैसे कि अब प्रकाश है। इस वक्त यहाँ प्रकाश है, दिख रहा है हमें चीज़ें साफ साफ, तो प्रकाश हो गया। मशीनों की गड़गड़ाहट हो गई, पत्तों की सरसराहट हो गई, यानी कि ध्वनियाँ, तो ये ध्वनि ऊर्जा की श्रेणी में रखा जाएगा। सूर्य से आने वाला प्रकाश, सौर ऊर्जा, प्रकाशिक ऊर्जा की श्रेणी में रखा जाएगा। तो जो भी चीज़ें द्रव्य के क्राइटेरिया में नहीं आती हैं, द्रव्य के बाहर हैं, वो सारी ही चीज़ें समाहित हो जाती हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। तो बेसिकली हम इस तरह से कह सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला तो है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। पहला है द्रव्य और दूसरा क्या है? ऊर्जा। ठीक है। द्रव्य और ऊर्जा के मध्य एक संबंध है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसको कहा जाता है आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण। एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, सन 1905 में उन्होंने एक समीकरण दिया जिसको कि द्रव्यमान और ऊर्जा का समीकरण कहा जाता है। और ये समीकरण है E बराबर m/c²। बहुत ही परीक्षोपयोगी समीकरण है ये, परीक्षा की दृष्टि से अक्सर पूछ लिया जाता है एक नंबर में। जहां पर E बराबर एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, m बराबर मास या द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है जिसका मान 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य समीकरण है, क्योंकि द्रव्यमान अविनाशी है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस समीकरण से आप द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य संबंध को समझ सकते हैं। समीकरण है E बराबर mc², जिसको कि आइंस्टीन ने दिया था, सन 1905 में दिया था। ठीक है। आइए इसके आगे चलते हैं। ठोस, द्रव और गैस के बारे में और थोड़ा सा डीपली अध्ययन करते हैं। हालांकि पहले वीडियो में आपको बताया जा चुका है सारी चीज़ें। अंतराणुविक स्थान से भी आपको परिचित करा दिया गया है। अंतराणुविक स्थान का मतलब होता है 2 अणुओं के बीच का स्थान। सपोज करिए 2 अणु हैं, एक अणु ए है, ये एक अणु बी है। सपोज ये अणु ए हो गया, ये अणु बी हो गया। इनके बीच का जो स्थान है, इसी को अंतराणुक स्थान या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। ठीक है। और यही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या अंतराणुक स्थान रिस्पॉन्सिबल होता है द्रव्य के आकार के लिए। अगर ठोस है तो क्यों है, द्रव है तो क्यों है, गैस है तो क्यों है, इस क्यों का जो उत्तर है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इज दैट क्लियर? अगर ये स्थान जितना ज़्यादा होगा, बल उतना ही कम होगा। इसको समझने के लिए सपोज करिए कि आपके हाथ में ये एक लकड़ी की डंडी है या छड़ी है या चौक है, कुछ भी है। तो चूंकि ये तो प्लास्टिक है, इसको तो मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। आप समझ लीजिए, समझने में आप इस तरह से मैं समझा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। तो अगर आप समझिए ये इतनी बड़ी कोई छड़ी है आपके हाथ में, अब आप इसको तोड़ते हैं तो टूट गई। अब ये टूट के 2 भाग में हो गई। ठीक, मान लीजिए 2 भाग हो गया। अब ये थोड़ा छोटी हो गई अपनी लंबाई से। अब इसको हम फिर तोड़ेंगे तो जो हमने पहली बार तोड़ा था
उसमें हमें कम बल लगाना पड़ा। दूसरी बार जब ये छोटी हो गई तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ा। ठीक, फिर तोड़ के मान लीजिए और छोटी हो गई, अब इसकी लंबाई केवल इतनी बची, मान लीजिए इतनी। अब जब हम इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए हमें उन दोनों की अपेक्षा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? दोनों की अपेक्षा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ? यहाँ से यह निश्चित हुआ कि जैसे जैसे स्थान कम होता गया बल का मान बढ़ता गया। बल का मान क्या हो गया? बढ़ता गया। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो स्थान ज़्यादा था तो बल कम लगाना पड़ा, आसानी से टूट गया। जैसे ही स्थान कम हुआ बल हमारा बढ़ता गया, ज़्यादा लगाना पड़ा तोड़ने के लिए। ठीक है, तो वही कंडीशन है ठोसों में। चूंकि ठोस की आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, तो आकृति इसी वजह से निश्चित होती है कि ये जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस या अंतराणुक स्थान है ये ठोसों में होता ही नहीं है, मतलब नगण्य होता है, बहुत कम होता है। तो ये दोनों अणु क्या होते हैं? ये दोनों अणु पास पास ही होते हैं। तो ठोस के सभी अणु पास पास होते हैं, इसलिए अंतराणुक स्थान नगण्य होता है, जिससे बल प्रबल होता है, आकृति निश्चित होती है। इसी तरह द्रव में थोड़ी दूर दूर होते हैं तो उनकी आकृति अनिश्चित होती है, आयतन अनिश्चित होता है, और गैस में दोनों अनिश्चित होते हैं। क्लियर? चलिए, इतना तो आप लोगों ने कल भी पढ़ लिया था, ये आपका रिवीजन हो गया। अब हम आगे बताते हैं आपको अवस्था परिवर्तन, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। आइए जानते हैं अवस्था परिवर्तन के बारे में। क्या है अवस्था परिवर्तन, कैसे होता है, किन किन कारणों पर होता है और क्या नाम देंगे हम उनको। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगला टॉपिक है द्रव्य का अवस्था परिवर्तन। द्रव्य का अवस्था परिवर्तन। ठीक है, अब ये अवस्था क्या होती है? अवस्था मतलब उसकी स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसी में इंटरचेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा, गैस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा। ये इंटरचेंज होते रहेंगे। इज दैट क्लियर? अब उन्हीं इंटरचेंज को हमको देखना है, उन्हीं का अध्ययन हमको करना है। बहुत ही छोटी सी और आसान सी ट्रिक है। आप केवल एक फ्लो चार्ट मैं यहाँ बना रहा हूँ, उसको देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। अवस्था परिवर्तन में कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। आप इस पर नज़र बनाए रखें और इसको बना के मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बहुत ही छोटा सा ग्राफ है, बहुत ध्यान से अगले 2 मिनट आप देखेंगे और इन्हीं 2 मिनट में आपको ये 6 डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो आपको सिर्फ ध्यान से ही देखना है। देखिए इसमें और समझिए अच्छे से। सबसे पहले हम उन तीनों स्टेट का नाम लिख लेंगे। कौन कौन सी स्टेट है? सॉलिड है, सॉलिड को क्या कहते हैं भाई? ठोस कहते हैं। ठीक। लिक्विड है, लिक्विड को क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। बच्चे द्रव और द्रव्य में अक्सर मिक्सअप कर देते हैं, द्रव और द्रव्य। द्रव्य का एक प्रकार है द्रव। द्रव लिक्विड स्टेट है जो द्रव्य का प्रकार है। द्रव्य और द्रव सुनने में बहुत समानार्थी लगते हैं, लेकिन अर्थ अलग है। अगर आपने इन दोनों को एक कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठोस, द्रव और गैस। गैस को हिंदी में भी गैस ही कहा जाता है। ठीक है, आइए अवस्था परिवर्तित करके देखते हैं इनकी। एक बार सॉलिड लिक्विड में जाएगा, लिक्विड गैस में जाएगा और गैस से फिर एक लिक्विड बनेगा और लिक्विड से फिर क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। ये हो गया हमारा परिवर्तन। ठीक है, अब परिवर्तन की बात अगर करते हैं तो कैसे हुआ? आप इसे गर्म कर रहे हैं, ये इस कंडीशन में जब आगे की तरफ जाएंगे कंडीशन में तो गर्म किया जाएगा। ठीक, तो गर्म करेंगे तो ये आप क्या कर रहे हैं? इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे भी आप इसको गर्म ही करेंगे जब आगे ले जाना होता है, और जब पीछे पोर्शन लेके आना होता है, बैक आना, स्टेट बैक आनी होती है, तो फिर आप क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। क्या करते हैं? कूल करेंगे, कूलिंग प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब ये तो हुआ कि ठंडा और गर्म की बात की। क्या कहते हैं, कैसे गर्म करेंगे तो क्या होगा? सॉलिड को गर्म करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गैस बनेगा, गैस लिक्विड में आएगा, फिर लिक्विड सॉलिड में आएगा। इनको क्या कहा जाएगा? जब सॉलिड लिक्विड में जाएगा तो लिक्विड ऐसे जाएगा। तो अब देखिए, बस यहीं सारे को समझना है, आपको सारी परिभाषाएं यहीं से क्लियर हो रही हैं। देखिए, सॉलिड लिक्विड में जब बदलता है तो इसी चीज को कहा जाता है गलनांक।
क्या कहा जाता है? गलनांक। टोटल आपको 5 चीजें हैं जिनका अध्ययन करना है। उन 5 चीजों को मैं एक बार आपको स्पष्ट करा देना चाहता हूं। देख लीजिए, पहली चीज है गलनांक। इस फ्लो चार्ट को 1 मिनट के लिए हम यही रोक रहे हैं। गलनांक। दूसरा है क्वथनांक। ठीक है, गलनांक, क्वथनांक। तीसरा है द्रवणांक। चौथा है हिमांक। और 5वां है ऊर्ध्वपातन। 5वां क्या है? ऊर्ध्वपातन। गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। द्रवणांक को लिक्विफिकेशन पॉइंट कहा जाता है। हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। और ऊर्ध्वपातन को सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ और नाम भी है, जैसे ये क्वथनांक है, वाष्पन भी कहते हैं इसको। यहां इसे वाष्पन से भी कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो ये द्रवणांक है, लिक्विफिकेशन पॉइंट, इसे संघनन भी कहा जाता है, कंडेंसेशन, इसे संघनन भी कहा जाता है। तो अगर ये नाम चेंज करके पूछे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये आपका द्रवणांक, ये क्वथनांक जो है ये वाष्पन की कैटेगरी में आ जाता है, और द्रवणांक जो है ये आ जाता है संघनन की कैटेगरी में। इज दैट क्लियर? वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन, और संघनन, द्रवणांक का संघनन हो जाएगा, संघनन यानी कि कंडेंसेशन। इज दैट क्लियर? आइए फ्लो चार्ट पे आ जाते हैं। जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो गलनांक कहा जाएगा, लिक्विड गैस में जाएगा तो क्वथनांक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्वथनांक। ठीक, फिर जब गैस लिक्विड में बदलेगी तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? द्रवणांक। ठीक, और जब ये द्रव ठोस में बदल जाएगा तो इसी चीज को हिमांक कहा जाता है। अब इनकी परिभाषाओं पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। ये द्रवणांक हो गया। यहां पर यही वाष्पन हो जाएगा और यही आपका संघनन हो जाएगा। इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, समझने में बहुत ही आसानी होगी आपको। अभी मैं समझा रहा हूं इसको। अब इनकी परिभाषाएं यहां पर देखिए, 4 तो हो गए, 1 2 3 4, एक ये बच रहा है ऊर्ध्वपातन, है ना। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन के लिए आप ऐसे सीरीज बनाएंगे, ठोस से जाएगा द्रव में बिना मुड़े हुए, सीधा कहां चला जाएगा? गैस की तरफ। तो इसकी परिभाषा अब जो होगी अभी मैं परिभाषाओं के साथ इसको बताऊंगा। आइए इनकी परिभाषाओं पर एक नजर डालते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए, एक डेफिनेशन याद करेंगे, एक ही डेफिनेशन याद करेंगे, चारों डेफिनेशन अपने आप आपको याद हो जाएगी और आप उसे बना लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो डेफिनेशन देखिए, मानक दाब पर, यह ऑप्शनल लाइन है, नहीं लिखते हैं तो भी दाब मानक माना जाता है, जब तक कि कोई अलग से दाब प्रश्न में दिया ना हो। मानक दाब पर वह निश्चित ताप ये आपका कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक, प्रेशर कांस्टेंट है यानी कि मानक है दाब, मान लिया गया है। मानक दाब पर वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित करके पदार्थ में बदल जाता है, वह ताप उस पदार्थ का डॉट 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 कहलाता है।
देखिए एक बेस पर एक परिभाषा आपके सामने लिखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 3 जगह डॉट दिख रहा होगा, एक ये और एक ये जो डॉट हैं ये आपकी ये परिभाषा जो आपकी लिखी गई है, गलनांक, क्वथनांक, द्रवणांक और हिमांक, चारों यहीं से सस्टेन हो जाएगा, यहीं से आप समझ लेंगे। अब ये फ्लो चार्ट अगर आपकी समझ में आ गया होगा तो आपको ये परिभाषा बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी और एक ही परिभाषा याद करके आप 4 की 4 परिभाषा बना लेंगे। तो बताइए ठीक है ना ये? आइए देखते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई, अब कोई आपको किसकी परिभाषा बनानी है? आप जानते हैं जब ठोस द्रव में बदलेगा तो क्या कहलाएगा? गलनांक होता है। ये फ्लो चार्ट आप याद रखेंगे, परिभाषा आपकी बनी बनाई है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई, अब अगर हमें बताइए ठोस बदलना है तो हमने यहाँ पर रख दिया ठोस, ठीक है। अब अपनी अवस्था परिवर्तित करके अगर द्रव में बदला तो द्रव में बदला, द्रव पदार्थ में बदल जाता है। तो बेटा देखो जब ठोस बदल रहा है द्रव में तो क्या प्रक्रिया कही जा रही है? गलनांक। तो यहाँ पर आ जाएगा गलनांक। अब आपकी परिभाषा क्या हो गई? वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित करके द्रव पदार्थ में बदल जाता है वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। समझ रहे हैं? जब ठोस बदलता है द्रव में तो गलनांक, भाई गलता कौन है? गलेगा कौन? कभी आपने सुना कि पानी गल गया, दूध गल गया? गलता या पिघलता कौन है? जो ठोस होगा वही गलेगा, वही पिघलेगा। बर्फ पिघलती है, ठीक है ना, लोहा पिघलता है। तो ये चीज़ें वही हैं, जो ठोस हैं वो पिघलते हैं। तो जो गलते हैं, जो ठोस से द्रव में बदलते हैं तो गलनांक, ठीक है। अब इसी यही चीज़, ये परिभाषा आपके सामने क्लियर हो गई। अब इसी में जब आपको दूसरी परिभाषा लिखनी होगी तो दूसरी परिभाषा क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना है आपको, इसी पर आपको क्या कर देना है? जब कोई द्रव पदार्थ, द्रव बदलेगा किस में? जब द्रव पदार्थ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? गैस पदार्थ में या गैसीय अवस्था में। तो जब कोई वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित करके गैसीय पदार्थ या गैस पदार्थ में बदल जाता है वह ताप उस पदार्थ का, देखिए भाई जब द्रव बदला गैस में तो क्या कहलाया? क्वथनांक या वाष्पन कहलाया। समझ में आ रहा है? क्वथनांक कहलाया या वाष्पन कहलाया। कब? जब द्रव बदला गैस में। इज दैट क्लियर? इसी तरह से जब गैस द्रव में बदलेगी तो द्रवणांक होगा, जब द्रव ठोस में बदलेगा तो हिमांक होगा। ये सारी परिभाषाएं आप यहाँ से नोट करके समझ सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो ग्रुप में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, उससे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। अब परिभाषा बची हमारी 5वीं ऊर्ध्वपातन की। तो आइए समझते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। चलिए ऊर्ध्वपातन देखिए क्या होता है। आप फ्लो चार्ट से सीधा समझिए ऊर्ध्वपातन कहाँ है। ये एरिया जो है यही ऊर्ध्वपातन की है। देखिए लिखा नहीं था मैंने, लिख दे रहा हूँ, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। देखिए ऊर्ध्वपातन क्या है? जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से, अभी आप देखेंगे इसमें इस फ्लो चार्ट में अभी तक आपने क्या देखा है? सीधा अगली अवस्था पा रहा था, सॉलिड बदला लिक्विड में, लिक्विड जस्ट सामने की अवस्था अपनी गैस, गैस जस्ट पास की लिक्विड, लिक्विड जस्ट पास की सॉलिड। लेकिन इसमें क्या होगा? जब कोई ठोस बिना द्रव में बदले, देखिए तीर सीधा चलेगी गैस के पास, जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है तो ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहा जाता है और इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाएंगे और ये घटना ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। जैसे कपूर हो गया आपका, नौसादर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये द्रव अवस्था में नहीं बदली। कपूर खुला रख के छोड़ दोगे उड़ जाएगा, है कि नहीं? इसी तरह कपूर आपने सबने देखा है, नौसादर नहीं देखा होगा अभी आपने, ठीक है। तो क्या होगा? द्रव अवस्था में कभी आपने कपूर को लिक्विड नहीं देखा होगा, चिपचिपा भले हो जाएगा लेकिन उसको द्रव अवस्था में आप नहीं देखेंगे। कपूर को खुला छोड़ेंगे, कपूर उड़ जाता है, आप जानते होंगे सारी चीज़ें। तो ये है आपका ऊर्ध्वपातन। तो बेसिकली आपको क्लियर हो गई अवस्था परिवर्तन, क्या क्या चीज़ें आपने जानी। आपने जाना गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, द्रवणांक क्या है, हिमांक क्या है, और इन चारों की परिभाषाएं आप यहीं से क्लियर कर लिए। इसकी परिभाषा थोड़ा सा अलग चलती है क्योंकि यह द्रव अवस्था में बदलता नहीं, ठोस पदार्थ द्रव से सीधा गैस में बदलता है, तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो बच्चों द्रव का अवस्था परिवर्तन का जो टॉपिक था वो टॉपिक इसी फ्लो चार्ट के साथ खत्म होता है। नोट्स जो आपको थी वो पहले ही भेजी जा चुकी है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ग्रुप में भेजी जा चुकी है। लिखा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो आप ग्रुप में पीछे स्क्रॉल करके उसको ढूंढ कर उसको लिख लीजिएगा। बाकी पोर्शन आपको, बाकी का जो वीडियो है, बाकी का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में जब पब्लिश होगा तो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।